बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज की इस वीडियो को हम दो हिस्सों पर डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान में जो अदालती केसेस हैं वो किस तरफ जाने वाले हैं, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसके क्या रिजल्ट निकलने वाले हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। और फिर दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि फ़लस्तीन की जो जंग है वो किस तरफ क्या रुख इख्तियार कर रही है। या फिर अफ़गानिस्तान को हम डिस्कस करेंगे कि अफ़गानिस्तान में उसके हवाले से भी कुछ खबरें हैं कि अफ़गानिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है, अफ़गानिस्तान की जो मुस्तकबिल की जो सियासत है, मुस्तकबिल का जो उनका लाएअमल है क्या हो सकता है, उनका रास्ता किस तरफ है, उनकी मंजिल क्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जनाब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब दरख्वास्त का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से अपने चेयरमैन को दोबारा मुंतखब करवाया और जो बैरिस्टर गौर हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नया चेयरमैन मुंतखब किया। और उसके अलावा केपी के सदर, बलोचिस्तान के सदर, आपके पंजाब के और सिंध के नए सदर का इंतखाब हुआ, यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 35 लाख जो वोटर्स हैं उनका एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कि ऑनलाइन वोट कास्ट करते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स ये सारा प्रोसेस किया जा सकता है। ऐसा ही हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ और अकबर एस बाबर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोई स्टेक्स नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन कहते हैं, बानी सरबरा कहते हैं, बानी रहनुमा कहते हैं, वो पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है गलत हुआ है और मैं इसके खिलाफ केस लेकर आया हूँ। पार्टी को हुक्म दिया जाए कि दोबारा करवाया जाए ये इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 215 पढ़ा इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आपकी दरख्वास्त जो मुस्तरद की जाती है और आपको ये फेवर हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक सवाल, एक ट्विस्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को लेवल किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तासर को ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि अगर अकबर एस बाबर की दरख्वास्त को सुना जाता है तो फिर ये तासर आएगा कि ये प्लांटेड बंदा है और जानबूझकर इसने दरख्वास्त दायर की है। और फिर आगे चलकर जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेंगे तो फिर सारी बात आएगी कि ये गठजोड़ था अकबर एस बाबर का, ताकतवरों का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस नहीं लिया जाएगा। 95% ये बज़ाहिर ये लगता है कि जो 12 दरख्वास्तें जो काबिल समात करार देगा, जिनको 12 तारीख को जिनके ऊपर समात का फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन दरख्वास्तों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। दूसरी जानिब आज कुछ लोग जो है वह एहतजाज करने पहुंचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर, जिनसे कुछ सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने जाके लिए इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ में ये पर्दाफाश हुआ कि वो सारे के सारे लोग लाने वाले उनको डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। और उन लोगों ने खुलकर बताया कि हम आए हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के कहने पर, उनके बुलाने पर, और मे भी उन्होंने इनको ट्रांसपोर्ट और सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की होंगी। ये उस सियासत की बिल्कुल एक निचली और आप कह सकते हैं कि एक ऐसी गंदी तरीन एक सतह है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि एक शख्स को जिसको आप सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, उसके खिलाफ इस तरह की भोंडी हरकतें, इस तरह की घटिया चालें, ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो सकता है। बाकी दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में, किसी मुहज़्ज़ब कौम के अंदर इस तरह की फजूल किस्म की हरकत नहीं की जा सकती। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 95% बल्ले का निशान वापस लेगा, क्योंकि अगर नहीं लेगा तो इन सबको पता है, PMLN को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ उनसे सीटें छीनेगी बल्कि उनकी बका के लिए भी ख़तरा साबित होगी अगर बल्ले के निशान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती है तो। जनाब, दूसरी जानिब आज जस्टिस बाबर सतार साहब के पास इस वक्त जो केस लगा हुआ है वो है ऑडियो वीडियो लीक्स का केस।
और बड़ा ही अहम केस है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके ऊपर FIA को हुक्म दिया है कि आप चेक करके बताएं, फोरेंसिक करवाएं इस ऑडियो का कि क्या ये ऑडियो जाली है या रियल है। और फिर उन्होंने साथ ही साथ DGI को भी कहा है कि आप बताएं कि ये ऑडियो कैसे लीक हुई, किसने सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई, कहाँ पे ये रिकॉर्ड हुई, क्यों रिकॉर्ड हुई, क्या आईनी तौर पर ऐसा करना जायज़ भी है या नहीं है। साथ ही PTA को भी हुक्म दिया कि आप ये बताएं कि किस सारिफ ने ये ऑडियो जो है पोस्ट की, किस अकाउंट से पोस्ट हुई, कहाँ पे पोस्ट हुई, कैसे पोस्ट हुई, ये सारी की सारी जो तफसीलात हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने मांगी हैं तमाम अदारों से। और अगर इसके ऊपर कोई वाज़ेह हुक्म आ जाता है, इसके ऊपर कोई वाज़ेह किस्म का कोई अदालती ऑर्डर आ जाता है, तो फिर शायद उन लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके जिनको बज़ाहिर अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह की भोंडी किस्म की हरकत का सामना करना पड़ता है। उनकी ऑडियो लीक्स की जाती हैं, उनकी वीडियोज़ लीक की जाती हैं। ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी है। और इसके ऊपर अगर अदालत अपना कोई आर्डर करती है तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक दबंग जज हैं, वो इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा केस है, पाकिस्तान की तारीख इससे बदल सकती है। पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह सियासी लोगों को आगे लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये केस जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। जनाब दूसरी जानिब आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब फिर चढ़ गए यूनिवर्सिटी वालों के हाथे और कुछ बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात हुए, उनके उन्होंने जवाबात दिए। लेकिन इस सब में एक बड़ा अहम सवाल जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने सवाल करने से पहले आगाज़ किया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इसके ऊपर जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जब आपने पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि मुझे तैयारी के साथ आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे भी उन्हें इस बात का एहसास दिलाया गया, ये उनको बताया गया कि जब बात शुरू होगी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो ये बात वाज़े तौर पर सामने आ जाती है कि इस शख्स को टीच करने वाला, इसको पढ़ाने वाला वो कौन है और उसने किस लेवल का इसको टीच किया होगा, किस लेवल पे उसने इसकी जो है वो ग्रूमिंग की होगी और किस लेवल का सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब ये जुमला सुनते साथ ही समझ गए थे। लेकिन जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आपसे गुजारिश है कि इसी जुमले से थोड़ा सा आगे जाएँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अगर आप सिरात मुस्तकीम पे चलेंगे, सिरात मुस्तकीम पे यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला ने जो वाज़े तौर पर बता दिया है, अगर आप उसको सुनेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे तो आपको सारा जवाब इस जुमले में मिल जाता है। फिर आपको किसी किस्म के सवालात से डरने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये बड़ा अहम एक नुक्ता था, एक बड़ा अहम सवाल था स्टूडेंट का। लेकिन उससे भी अहम, उससे भी दिलचस्प और उससे भी हैरानकुन जो जवाब था अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, वो उसने बड़ा जो है वो मायूस किया कि एक वज़ीर-ए-आज़म है, उससे एक स्टूडेंट सवाल करता है और उसको भी लिंक किया जाता है इमरान खान से जाके। इससे हम नायली कहें, इसे हम जो है वो इसको जो भी बहरहाल हम नाम दें, ये बहरहाल एक शर्म की बात है बीइंग अ पाकिस्तानी। जनाब दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के खिलाफ कोशिश में रहते हैं, तगदो में रहते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से आगे निकलें, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और कोई मुल्क हो दुनिया का। सारे ममालिक की कोशिश होती है कि एक दूसरे से आगे कैसे निकलें। और कोई सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की कोशिश में होता है, कोई इकोनॉमिकली आगे निकलने की कोशिश में होता है। जैसे अभी अमेरिका और चाइना का इस वक्त जो अगर एक की कोशिश ये है कि अमेरिका से आगे निकलने के लिए टेक्नोलॉजी में भी उसे आगे निकलना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली भी अमेरिका को क्रॉस करना पड़ेगा। उसकी कोशिश ये होगी कि दुनिया के जो वसाइल हैं, जैसे अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ, मैं भी उन पर कब्ज़ा करूँ, मैं पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने बेसिस बनाऊँ और ताकि फिर कल दुनिया में खिलाफ जंग नहीं करेगी। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही सिस्टम चलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में बजाय कि हम इंडिया को सामने रखकर उसकी तरक्की की मिसालें दें और हम टारगेट ये रखें कि हमने इंडिया को कैसे क्रॉस करना है, इंडिया से आगे कैसे निकलना है, हमारे यहाँ एक ही मसला है इस वक्त। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने साइड लाइन कैसे करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम से आउट कैसे करना है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का और अहम तरीन मसला है इस वक्त। जनाब इसमें यह भी नहीं सोचा जा रहा कि इसका लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है। आप अगर इस वक्त पॉपुलैरिटी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको KPK के अंदर 100% पॉपुलैरिटी आपको इमरान खान की नज़र आएगी।
आज एक कन्वेंशन हुआ है नौशहरा में, और ये नौशहरा वो शहर है जहाँ पे परवेज़ खटक साहब जो कि जिन्होंने दूसरी जमात बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि कन्वेंशन हुआ उनके शहर में, और लोगों की इतनी बड़ी तादाद वहाँ पे शामिल हुई है कि आप एक बड़े जलसे को भूल जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं कन्वेंशन में। और दूसरी जानब फैसला ये की तहरीक इंसाफ को आपने खोटे लाइन कैसे लगाना है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो फैसला साज हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है कि 1971 में भी आप इस तरह का तजर्बा कर चुके हैं, पाकिस्तान तो लख्त हुआ। आप इस वक्त खुदारा इस मुल्क को जो हमारे पास बचा है इसको चलने दें, इसको अवाम की उम्मीदों के उमंगों के मुताबिक इसको चलने दें, और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। पाकिस्तान किसी से दुनिया में कम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग, अगर ये अपनी मनपसंद इंजीनियरिंग से पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया की एक इंटेलिजेंट तरीन कौम है, एक ज़हीन तरीन कौम है। पाकिस्तान दुनिया में आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान इंडिया तो क्या बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये जो सियासी इंजीनियरिंग है इससे पाकिस्तान को आज़ाद करना होगा। जनाब इससे आगे चलते हैं फिर जी। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है, आज वो बैठे हैं किसी मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत सिर्फ नहीं चाहिए, हम एहतसाब भी करेंगे, और ये बड़ी अहम बात है। और एहतसाब बज़ाहिर तो उनका ये कहना यही था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतसाब करेंगे, क्योंकि उनको तकलीफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही है, बाकी तो किसी से कोई तकलीफ नहीं है। और ना वो तकलीफ अगर है भी किसी से तो शो नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी नहीं है, दामन साफ नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। लेकिन एहतसाब की जो बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि एक दफ़ा मैं हुकूमत में आ जाऊँ तो फिर मैं आपको देख लूँगा। और ये जिनको मैसेज दिया है शायद उनको समझ आ गया होगा, और उन्हें पता चल गया होगा कि ये जो आप वो एक ऐसा रेस के अंदर एक हारा हुआ घोड़ा जो शामिल करवाना चाह रहे हैं वो कल बख्शेगा किसी को नहीं, क्योंकि उसकी एक तारीख है। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो नवाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे कि वो सबको माफ़ कर दें। जनाब दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियों में जो है वो तेज़ी लेकर आए हैं। वो उन्होंने पीटीआई की जो पंजाब असम्बली की सीटें हैं उसमें तकरीबन 180 वकीलों को पंजाब असम्बली के लिए शार्टलिस्ट की है, बहुत बड़ी तादाद है। और मुझे अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा वकला असम्बलियों में पहुँच सकते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अंदर कानून साजियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का। दूसरी उन्होंने 200 वकला को कौमी असम्बली के लिए भी शार्टलिस्ट किया है। और वकील जहाँ कहीं भी खड़ा होगा उसके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून के ये लोग मुहाफ़िज़ भी होते हैं, और कानून को असल में ये बेहतर समझते हैं, ये पुलिस से भी बेहतर समझते हैं। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा ज़बरदस्त ये एक स्टेप है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह जोश और खरोश से और मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि पंजाब और जो कौमी असम्बली है इसमें ख़ासकर वकला को बड़ी तादाद में टिकट दिए जाने चाहिए। जहाँ तक बात है KPK की, तो KPK में खान के जो वर्कर्स हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम जमातों को हर्रा कर पछाड़ कर रख देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में इस वक्त नंबर 1 जमात है। जनाब अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की जानिब। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ पाकिस्तान के बाद हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो जनाब वाला फ़लस्तीन के अंदर वहशियाना बमबारी इस वक्त जारी है इसराइल की जानिब से। 17,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हैं। एक बड़ा अजीबो गरीब सा एक माहौल है। आप ख़ुद सोचें ज़रा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह की वहशियाना बमबारी हो रही हो, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही हो। थोड़ा सा इमेजिन करें, आपके बच्चे आपके सामने जो है उनके ऊपर बमबारी हो रही हो, वालिदैन के ऊपर हो रही हो, भाइयों के बहनों के ऊपर बमबारी हो रही हो, तो इंसान की क्या सोच होगी। इसी सारे मामले में थोड़ा सा अगर मतलब मज़ीद हमें जो है जोड़ने की कोशिश की है हमास ने बराह रास्त पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि आप इस जंग में हमारी मदद करें और आप इसमें जो है वो अपना हिस्सा डालें। ये हमास ने डायरेक्टली मदद की, अपील की है पाकिस्तान से कि आप जो है हमारी मदद करें। अब पाकिस्तान किसी की क्या मदद करेगा, अब वो आप और मैं बेहतर जानते हैं। ये हमारी क्या औकात है कि हम किसी की मदद करें। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तो अब अल्लाह ना करे शायद कोई मुश्किल वक्त आए तो हम ये कहें कि यार हमें चूँकि कर्ज़ लेना है
तो हम किसी के ऊपर जवाबी वार नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड यही है। जनाब दूसरी जानब BBC ने एक तस्वीर पोस्ट की है, मैं जुल्म सितम की आपको दास्तान सुना रहा हूँ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। BBC ने एक तस्वीर पोस्ट की है उनके अपने वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ इसराइलियों ने, चंद इसराइली फौजियों ने दर्जनों फ़लस्तीनी मर्दों को बराना करके एक लाइन कतार में बैठाया हुआ है। और कल की एक वीडियो थी, एक तस्वीर थी कि किस तरह एक शख्स जो कि पागल है, वो कुछ कह नहीं सकता, वो कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसके पास कोई असला नहीं है, उसके पास कोई खंजर नहीं है, उसके पास किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है, लेकिन इसराइली फौजी उसको रोकते हैं और उसको गोलियों से भून डालते हैं। एक फैमिली थोड़ी सी दूर खड़े सारा मुआजरा देख रही होती है। इमेजिन करें कि आपके सामने किसी को उस तरह गोलियां मारी जाए और पागल शख्स हो, किसी पे आगे से वार करने के काबिल ना हो, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी और आपकी फैमिली के दिल पर क्या गुजरेगी और आपकी उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, आप ज़हनी तौर पे किस कर्ब से गुजरेंगे, ये आप और मैं शायद इमेजिन भी ना कर सकें। तो फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तुर्किया की आवाम ने बराह रास्त अपनी को जो हुकूमत है उनसे इजाज़त तलब की है कि आप इजाज़त दें तो हम बराह रास्त जाके वहाँ पे लड़ें और फ़लस्तीन के साथ जो है ज़ाहिर यकजहती करें, जंग में हिस्सा लें। ये तुर्किया की आवाम ने जो है फ़लस्तीन अपनी हुकूमत से अब इजाज़त मांगनी शुरू की है। जनाब अब आते हैं हम अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है और मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, और इस रिपोर्ट में बड़े हैरत में जो है लेकर जाने वाले इंकशाफात हैं कि अफ़गानिस्तान जी आलमी दहशतगर्दी की तंजीमों का गढ़ बन चुका है। ये कौन कह रहा है? ये जो एक्सप्रेस न्यूज़ है उसकी एक रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी। उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। ये ज़ुबान किसकी है? ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र दौड़ाएँ, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो ये किसकी ज़ुबान हो सकती है कि अफ़गानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन चुका है। 23 तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं, जिनमें से 17 तंजीमें पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। इसके अलावा ये तंजीमें चीन, अमेरिका और 53 दीगर ममालिक में भी दहशत गर्दी फैलाती हैं। जनाब ये कौन कह रहा है? एक्सप्रेस न्यूज़ कह रहा है। किसके हवाले से कह रहा है? अफ़गानिस्तान के हवाले से कह रहा है। अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है? अफ़गानिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है। अफ़गानिस्तान में डॉलर की कीमत पाकिस्तान से कम है। अफ़गानिस्तान जो है इस वक्त अपने लोगों की जो माशी उनका रहन सहन है उसके अंदर बेहतरी ला रहा है। अफ़गानिस्तान का पेट्रोल डीजल इस वक्त सस्ता है। अफ़गानिस्तान की इकॉनमी बदतरीज उसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन इस तरह के शोशे छोड़े जा रहे हैं। किन की तरफ से छुड़वाए जा रहे हैं? उनकी तरफ से जिनको इस्लामी तर्ज हुकूमत पसंद नहीं है, जिनको इस्लाम की सज़ाएँ पसंद नहीं है, जिनको इस्लाम का रहन सहन पसंद नहीं है, वो ये सारी ख़बरें चलवाते हैं और उनके अलाकार बनते हैं हमारे मीडिया चैनल्स। और इन मीडिया चैनल से गुजारिश है, दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों का, इस तरह की जो कंपेन्स हैं उनका हिस्सा खुदारा न बने। और अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक इस्लामी हुकूमत है, जो बराह रास्त इस्लाम के जो असूल हैं, जो कुरान मजीद ने जो अहकामात दिए हैं, उनके मुताबिक हुकूमत को चलाने की कोशिश अगर वहाँ पे की जा रही है तो उसको हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ हम एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू करें। और जहाँ तक बात है दहशतगर्दों की, देखें दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई टॉलरेंस किसी को शो नहीं करनी चाहिए, वेदर कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। दहशतगर्दी का इस्लाम से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसको हर हाल में, हर सतह पे, हर स्टेज के ऊपर इसको जो है वो इसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए और इसकी मुरम्मत भी की जानी चाहिए। और इसमें अफ़गानिस्तान को भी चाहिए, हमारे जो तालिबान वहाँ पे गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि आप इसके ऊपर जो है बराह रास्त एक्शन लें। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो तंजीमें हैं जो ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सबब बनती हैं, उनके ख़िलाफ़ बराह रास्त आपकी तरफ से कार्रवाई होती भी नज़र आनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम खुद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रिक्वेस्ट इतनी सी है कि हमें बैरूनी लोगों की हाथों में खेलते हुए, अफ़गानिस्तान चूँकि हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारी सरहदें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, और हमारे दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा हो, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि गलत फहमियाँ पैदा करने से मामलात हमारे ठीक नहीं होंगे। और अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हम नहीं होगा तो पाकिस्तान में हम नहीं रह सकता। और ये चीज़ पिछले 40-50 सालों के अंदर हमने करके देख लिया है। 80s के बाद आज तक अफ़गानिस्तान अगर डिस्टर्ब हुआ तो पाकिस्तान लाजमी डिस्टर्ब हुआ। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है।
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे और पाकिस्तान को जो है तरक्की दे, और पाकिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा चाहे सियासी सूरत हाल है, चाहे मुआशी सूरत हाल है, अल्लाह ताला इस सारे गिरदाब से पाकिस्तान को जल्द बाहर निकालें। अस्सलाम वालेकुम।